गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, पाकिस्तान को एक अहम कामयाबी मिली है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हाई कोर्ट ने PIA के तमाम मसासे बहाल कर दिए। टिथियान कॉपर कंपनी को पाबंद किया गया है कि वो कानूनी चाराजोई के तमाम अखराजात भी अदा करे। लेकिन अहम बात यह है कि टिथियान कॉपर कंपनी के पास इस फैसले के खिलाफ 4 तारीख तक अपील का हक मौजूद है। क्या TCC अपना यह हक इस्तेमाल करेगी? इस बारे में अपने तज्जियाकारों से बात करेंगे। पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी ये है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल अब मजीद तेज हो गया है। अब 19 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रही है। लेकिन जिन लोगों की उम्र 19 साल से कम है उनका क्या होगा? और आखिर में हम बात करेंगे PTI में बनने वाले पैदर पे ग्रुप्स की। हमारे पैनल में आज बात करने के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, जवाद फैजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नासिब इकचुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नासिर महमूद ने हमें ज्वाइन किया है और डॉक्टर अमारा रबानी भी आज के पैनल का हिस्सा है। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने रेकॉर्ड केस में पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के मुताबिक PIA के खिलाफ तमाम फैसले वापस हो गए और अपने असासे भी वापस मिल गए हैं। उन्होंने बताया कि TCC कानूनी चाराजोई के अखराजात भी अदा करेगी। इस पर हमारे तज्जियाकारों की राय क्या है, ये जान लेते हैं ब्रिगेडियर साहब। जी, आपको पता है $6.2 बिलियन का केस था और TTC का तरफ जो है ये जो केस है ये बड़ा मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरा। जो पहले स्टेज में ये भी आया कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ना हो सकी, इसमें सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई। फिर जिस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया गया था और जिस तरह रेकोडेक का जो चार्ज दिया गया था और वहाँ पे जो शेयर परसेंटेज डिसाइड की गई थी उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे। फिर पहले एक कंपनी आई, वो कंपनी चेंज हुई, तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी, तो उसके बाद फिर TTC जो है वो इसमें वारिद हो गई और ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी से गुजरा। फिर इसका जो आपस में MOU साइन हुआ था और जो दरमियान उसके अंदर भी आपको पता है जब सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त ये केस गया तो उसमें बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन मेरा ख्याल था कि जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उस हिसाब से चलता रहता और उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक गालबन सुओ मोटो नोटिस था, अगर वो ना आते तो हो सकता है इसके अंदर आप कंपनीज आपसे दोबारा रीनेगोशिएट करने के लिए तैयार थी, जहाँ पे आपकी मुख्तलिफ चीजें, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे वर्कर्स कॉलोनी बन गई थी, जमीन हायर हो गई थी, बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है वो चल पड़ा था। लेकिन उसके बाद फिर ये एक डेड स्टॉप पे आ गया। अब वहाँ पे क्या ऑप्शन था? वहाँ पे ऑप्शन था कि इस प्रोजेक्ट को चलाया किस तरह जाए। जब TTC चली गई परसेंटेज के ऊपर कि आपने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था, अब टाइम नहीं है उसकी तमाम चीजें डिस्कस करने का, कि आपने उसकी जो क्लॉजेज हैं उनको वायलेट किया है और उसके ऊपर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में जरूरत गई तो पाकिस्तान की जो असासे उन्होंने गिरवी, उसमें होता रोज वो अपने आपके होटल्स भी थे, PIA की चीजें भी थी और इसके लिए जरूर अपना उमर अयूब ने एक साल पहले उमर अयूब ने कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम अपने एक हक इस्तेमाल करेंगे, हम इसके खिलाफ जो है अपील दायर करेंगे। और ये केस जिस तरह चला उसमें सबसे बाकी चीजें तो आई हैं, लेकिन इसके अंदर जो इसका वो फाइन लाइन जजमेंट जो है ना वो ये है कि जितने इसके कानूनी अखराजात हैं, क्योंकि इसके कानूनी अखराजात भी क्लॉसल है, वो भी TTC अदा करेगी। अब ये अपील में भी जाएगा, नेचुरली अपील का हक तो उनको हासिल है, लेकिन जो बेसिक फैसला होता है जिसी भी कोर्ट का, खासतौर पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में जहाँ ये केस चला, उसकी जो मेजर क्लॉजेज होती है वो अमूमन अगर आपने देखा होगा तो अपील में मेंटेन की जाती है और इसकी मेजर जो डिसीजन के जो पैरामीटर्स हैं वो रिलेट करते हैं उन एसेट से जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिलेटेड है या PIA से रिलेटेड है। तो ये एक अच्छा पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन है, नहीं तो आप बहुत सारी चीजों से हाथ धो बैठते। ऑल सेड एंड डन, इसमें यह जरूर कहना चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी माहिदा होता है उसके अंदर जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है, जो उस माहिदे से आप पर्सनल बेनिफिट गेन करते हैं, जो लोग वो माहिदा उस वक्त कर रहे होते हैं, ये जो है एक ऐसी चीज है जो आपके तमाम के तमाम नेशनल या बड़े लेवल के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनकी बेसिक एसेंस को तबाह करती है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें एक्यूजेशंस आई, जिन्होंने वो MOU साइन किया था उनके हिसाब से बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट्स आए जिनके अंदर पैसा ट्रांसफर किया गया था, जिसके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिसमें बहुत लोगों को आपने डाक में रखा था, सही चीजें बताई ही नहीं गई थी। अब ये चीजें हैं जो पाकिस्तान में हम क्या करें, यही कह सकते हैं कि हमारा तो ये वतीरा बन चुका है। तो जब ये वतीरा बनता है तो हमारे नेशनल एसेट जो रहते हैं उनको नुकसान होता है और उसका आपने देख लिया
किस तरह वो चीजें गिरवी रखी गई। ख्याल में जो फैसला आया ये अच्छा शुगून है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। एनबीसी रोजेवेल्ट होटल और पेरिस होटल पाकिस्तान को वापस मिल गए हैं, एक तो ये फैसला हुआ, और जो कानूनी चाराजोई थी उस पर जितने भी अखराजात थे वो अब प्रीथियान कॉपर कंपनी अदा करेगी। क्या तबसरा करेंगे आप इस पर? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको दो बड़े होटल्स और इत्तेफाक की बात है दोनों में रहा हूँ मैं, आपको वापस मिल गए। ह्यूज मैस उनका स्ट्रक्चर है, बहुत ज़बरदस्त कमरे हैं, बड़े कमरे हैं, एवं नहीं है छोटे छोटे डरवे नहीं है। तो ये दो बड़ा काम आपका हुआ। इसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि कोर्ट ने फैसला कोई नहीं दिया है। कोर्ट ने आपके असासे मुंजमद करने का फैसला ख़त्म किया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो इम्पोर्टेंट बहुत बिलियन डॉलर्स के असासे थे, जिनको हम बेचना भी चाह रहे थे, पिछले दिनों हम उनको बेचना भी चाह रहे थे, खुदा करे अपना बेचें हम, तो उनको मुंजमद नासिर भाई, अब ये इंडिविजुअल ना ले जाएं। मैं जी ऊपर आला आपने तारीख तो आपने बयान कर दी ना सर, तारीख तो अब मुझे बोल लेते आप, तारीख आपने बयान कर दी। अब मैं हाल की बात करूँगा, हाल में क्या होना है। तो वो बेचने की भी कोशिश की गई, पर दोबारा कहूँगा मैं वो नाकाम हो गई। जाहिर है वहाँ भड़क गए उसके ऊपर, कैसे मुमकिन था ये? और ये सियासी बात नहीं है, इक़्तिसादी बात है कि आपको ज़रूरत थी, आप बेचना चाह रहे थे। ये उबूरी फैसला है, हुक्म इम्तनाई है कि आप इनको नहीं फ़रोख्त कर सकते। पाकिस्तान के असासे हैं, पाकिस्तान को मिलने चाहिए। और ये फ़ैसले की नफ़ी नहीं करता। जो फ़ैसला 7 जनवरी को हुआ था उसकी नफ़ी नहीं करता, जिसमें अदालत का हमारा कोई वकील मौजूद नहीं था। एक्स पार्टी फैसला हुआ था, हमारा वकील मौजूद नहीं था। पता नहीं क्यों बहुत मूड के लोग हैं हम। हमारी अदालतें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो भी बड़ा डिस्कस रहा। अगर मैं ये मान लूँ कि हमारे यहाँ बदनवानी हुई है तो मेरा केस जाके ख़राब हो जाता है सालसी की अदालत के अंदर कि आप तो बदनवान लोग हैं। मैं कैसे मान लूँ बदनवान है? दूसरी बात, तीसरी बात यह कि अटॉर्नी जनरल ने बहुत काबिलियत के साथ, बहुत अहलियत के साथ ये केस लड़ा है उनकी टीम ने। इसका मतलब है अगर प्रोफेशनल से प्रोफेशनल काम लिया जाए, सियासी काम न लिया जाए, तो वो आपको रिजल्ट देता है। अटॉर्नी जनरल ने, उनकी टीम ने आपको रिजल्ट दिया, आला तरीन रिजल्ट दिया। अब वो ये कहते हैं कि ये केस तो भी आगे चलना है, ये केस ख़त्म नहीं हुआ, हमें इजाज़त मिली है कि ये आपके असासे हैं, आप इनको इस्तेमाल करें। केस जो है वो मौजूद है, जो फैसला है, फैसला मौजूद है, फैसला मनसूख नहीं हुआ है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये कि हम नज़र सानी पर जाएं केस की। अटॉर्नी जनरल भी ये कहते हैं कि हम नज़र सानी पे जा सकते हैं कि आपने फ़ैसला गलत किया है, हमें VI कोर्ट ने हमें फ़ैसला दे दिया, हमारे हक़ में फ़ैसला आया है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप इस केस को और फर्दर प्लीड कर सकते हैं। आप इस फैसले को मुस्तकिल बनाने के लिए और कार्रवाई कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास काबिल वकीलों की टीम मौजूद है, उनको इसी काम में लगाए रखें हम, तो बेहतर ये होगा। मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये कामयाबी एक ऐसे माहौल में आई है जहाँ बहुत सी नाकामियों की इत्तलात हमें मिलती रही हैं। जब कामयाबी आए तो हमें खुश होना चाहिए, हमें उसको डिबेटेबल नहीं करना चाहिए, और हम खुश हैं। खुदा करे ये मुस्तकिल हो, और अल्लाह करे कि ये आगे जाने वाला जो प्रोसेस है हमारा नज़रसानी में जाने का और उसके बाद फ़ैसले की मनसूखी का, वो भी पूरा हो जाए। उसके बाद देख लेंगे, पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग पाकिस्तान से बाहर नहीं है, फिर अच्छा कोई फ़ैसला कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर नाजिर महमूद साहब। जी, मेरा तबसरा भी दोनों तरह का है, यानी मुस्बत भी है और मनफी भी है। मुस्बत तो यही है कि ज़ाहिर खुशी की बात है कि हमारे कम से कम 2 बड़े होटल अटैच होने से बच गए, तो ये तो कामयाबी है बिल्कुल। इस पे ज़ाहिर है हमें खुश होना चाहिए, एक अच्छा कदम है, एक अच्छी कामयाबी है। लेकिन जैसे अभी कहा गया कि इसका जो मनफी पहलू है वो यही है कि हमें जो कुछ मिलना चाहिए था पूरी तरह से वो नहीं मिला। यानी वो जो 6 अरब तकरीबन 6 अरब डॉलर का जो हर्जाना हम पर लगाया गया है वो अभी अपनी जगह पर बरकरार है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है। तो इसमें हमें ज़ाहिर खुश तो होना चाहिए, लेकिन हमें कुछ बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे ऊपर 6 अरब डॉलर की अदा करने की तलवार
लटक रही है, और वो इतना बड़ा अमाउंट है कि जो हम देख रहे हैं कि हम 6 अरब डॉलर जो है वो IMF से मांग रहे होते हैं किस्तों में 3 साल में, 6 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब से मांग रहे होते हैं किस्तों में 4-5 साल। बड़ी रकम है हमारे लिए कम से कम, क्योंकि जितना हमारा इकोनॉमी का वॉल्यूम है उस लिहाज से। तो अब हमें आगे क्या करना है, हमने खुशी कर ली, ठीक है, अब आगे का हमें प्लान करना है। 2-3 इसमें बड़े इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं सबके लिए, यानी जो हुकूमत है उसके लिए भी, जो अदलिया है उसके लिए भी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा गया कि 2-3 बड़ी फाश गलतियां हुई हैं। जाहिर है वो गलतियां, उसमें मौजूदा हुकूमत का इतना बड़ा हाथ नहीं है, क्योंकि जब ये पहले जुर्माना हुआ था वो कम था। अच्छा, उस जुर्माने के ऊपर सूद चढ़ता रहा है, और वो सूद चढ़ के कई बिलियन डॉलर सूद चढ़ के अब वो 6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, और उस सूद में कमी का या रिवर्स में होने का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि जो फैसला किया गया, अभी बात की गई कि ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में फैसला किया गया था, और ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये 3 ऐसे बड़े फैसले थे कि जो यानी उस तरह किए गए जो शायद करने नहीं चाहिए थे। उस वक्त याद होगा लोगों को कि स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन होनी थी, उस वक्त स्टील मिल जो है वो मुनाफे में चल रहा था, उसको इफ्तिखार चौधरी साहब ने रोका कि ये हम नहीं होने देंगे, आज वो स्टील मिल बंद पड़ा है। अच्छा, कारके का एक एग्रीमेंट था इंटरनेशनल, जो टर्किश बिजली की कंपनी थी, उसको उन्होंने कैंसिल किया, उसका हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हर्जाना हमें पड़ा है। तो यानी हमारे जो इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, चाहे वो अदलिया हो या कोई भी हो, तो उनको अपने दायरेकार का तयन करना चाहिए कि ये काम उनका है या नहीं है। अब इस किस्म के एग्जीक्यूटिव फैसले जो हैं, तिजारती मुआहदे करना, उसमें गलती हो सकती है, लेकिन गलती का मतलब ये नहीं है कि आप बगैर उसकी कानूनी नताइज का एहसास किए हुए इतने बड़े फैसले दे दें। खुशी की बात है, लेकिन हमें वो 6 अरब नहीं भूलने चाहिए जी। और तीसरी बात यह है, आखिरी में यही कहूंगा कि इसमें हमें बलूचिस्तान का भी देखना चाहिए कि इतने बड़े बड़े फैसले होते हैं, उसमें बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़ कहाँ पर है। ये बुनियादी तौर पर ये फैसले, हमारा जो असल बेनिफिट मिलना चाहिए इन तमाम फैसलों का, अरबों डॉलर का सोना चांदी तांबा वहाँ पर है, सेंधक में मौजूद है, वहाँ से निकल भी रहा है। तो हमारी हुकूमतों को और रियासत को ये भी सोचना चाहिए कि हम उन तमाम चीज़ों से बलूचिस्तान के अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, उस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, उनको भी यूटिलाइज करना चाहिए। जवाद फैजी साहब, देखिए, मैं डॉक्टर साहब की जो आखिरी अल्फाज हैं उन्हीं से ही आगे बढ़ाऊंगा बात को, कि बलूचिस्तान से शुरू हो जाते हैं। वहाँ कुछ साल पहले जब इस पे बड़ा शोर उठा, अमर बिलाल सूफ़ी और दीगर, और फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान वहाँ बैठ के पार्लियामेंटेरियन से ये उनको ब्रीफ़ किया जा रहा था कि आपके हुकूक जो हैं उनकी हिफाजत की जाएगी, और आपको जितना हिस्सा बनता है आपका वो दिया जाएगा, और आपकी जो जितनी भी खुशहालियाँ हैं उनकी नवीद सुनाई जा रही थी। मुझे उसके बाद से दोबारा ऐसी कोई ना ख्यालात का इजहार मिला, ना उस पर अमलन कोई बात हुई। मेरे दोस्तों ने बात कर ली है, इस पर ज़्यादा तफसील से मैं ये इसलिए नहीं करूँगा कि खुशी हमें मना लेनी चाहिए। चले इस दौरे नफसा नफसी में और कोरोना की तबाहकारियों में, और फिर कोई भी ऐसी चीज़ जब हमारे सामने आ ही नहीं रही खुश होने वाली, तो चले उसमें 2 होटल तो हमारे बच गए, और वो भी अनकरीब बिक भी जाने हैं, वो रहने शाने कोई नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम निजकारी करने के चक्करों में पड़ चुके हैं। और मैं तो इस पर निजकारी पे तो यही कहूँगा, मैं उस अस्पताल में आपने देख लिया निजकारी की तरफ बढ़े तो सिक्योरिटी गार्ड ही सर्जन बन गया वहाँ पे। आइंदा आके हमें ये भी देखना पड़ेगा सब कुछ। रही बात कि मैं इस पे यही कहूँगा कि हमारे फैसला साज़ों को, हमारे पॉलिसी साज़ों को वो फैसले करने चाहिए, वो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो आइंदा चल के हमें दोबारा से 6 अरब डॉलर और दोबारा से हमारी चीज़ें जो हैं वो ना मुंजमद कर दी जाए, हमारे असासे ना पकड़ लिए जाए, बल्कि सोच समझ के कोई भी चीज़ करनी है किसी भी लेवल पे सोच समझ के कर लेंगे तो पाकिस्तान की नेक नामी भी रहेगी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो भी ये कहेंगी कि शुक्र है कोई तो अच्छे फैसले हुए। अगर हम हर हुकूमत पे, मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये वो पॉलिसीज़ हैं जिनका तसलसल में देखने में मुझे आ रहा है कि वो नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो या PTI की भी हुकूमत हो, तो मुझे ऐसे कोई फैसले नज़र नहीं आए कि इंटरनेशनली हमारे मामलात बहुत बेहतर हुए हों, और हम जो कहते हैं कि कासा लेसी की बजाय हमें मईशत पे तवज्जो देनी चाहिए, तिजारत पे तवज्जो देनी चाहिए, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा खुश हो लेते हैं, स्टोरी में गाना आ गया, चले इस पर एंजॉय कर लेते हैं। चले ठीक है। अमाना रब्बानी, आप क्या कहेंगी? जी बहुत शुक्रिया। कुछ साल पहले एक साहब थे जो बलूचिस्तान के सरदारों में से थे, और जो रेकोडिक का एरिया है वहाँ पे वो काफ़ी ज़मीन जो उनकी थी, और रेकोडिक केसेस में जो चीज़ें इंटरनेशनल पर्सन उसमें जाया करते, उनसे मुलाकात हुई। वो कहते हैं कि वहाँ पे जब किसी को ये पता चलता है कि मैं बलूचिस्तान से या पाकिस्तान से हूँ तो इतना कोई भाव नहीं देता, लेकिन कहते हैं जैसे ही उनके लिए पता चलता है कि रेकोडिक के इलाके का मैं
ओन करता हूँ जमीन को, तो वो खातून भी ब्रिटिश और बहुत से अंग्रेज भी आए कि आप तो बहुत अमीर आदमी है, यू आर वेरी रिच पर्सन। तो अंग्रेजों को और बाहर की दुनिया को अच्छी तरह पता है कि क्या अहमियत है रेकॉर्ड एक की, और शायद हमें बहुत बाद में पता चला है, और इसलिए बाहर की कंपनीज हमेशा आना चाहती थी वहाँ की जमीन, वहाँ के जितनी भी चीजें हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये तो इम्पोर्टेंस उसकी शुरू से है, और जो दुनिया को बहुत अरसे से रियलाइजेशन है। 2019 में TCC ने जो केस किया और आज BVI जो है फाइनली पाकिस्तान के हक में वो आ गया है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये खुशाइन बात है। और रेकॉर्ड एक जैसा प्रोजेक्ट और बलूचिस्तान के लिए कोई इनिशिएट किया गया है, प्रोग्रेस हुई है किसी भी मामले में, तो ये तो ओवरऑल एक कौमी सतह पे एक बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ चीजें हैं जिनको हम भूल जाते हैं। हमें एक खुशी मिलती है, हम भूल जाते हैं कि जी और भी पैसा है जो पड़ा है वो भी निकलवाने की जरूरत है। दूसरी भी खुशी मिली कि वो जो होटल है वो भी एक अरसे से जो वो खटाई में पड़ा हुआ था और अब तो हाथों से निकल गया था, लेकिन उसके बारे में भी एक अच्छी हमें खबर सुनने को मिली है, वो भी एक अच्छी बात है। और PIA ने अपना जो वकार वापस किया है, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। हमने बहुत अरसा हम लोगों ने भी बात की है कि PIA किस लेवल पे आ गया था, कहाँ उसको मंठार की बसों से मिलाया जा रहा था। अब उसने अपना वकार जब बहाल किया तो उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। PIA वो टाइम था कि वो टाइम भी PIA ने देखा हुआ है कि मलका विक्टोरिया ने ख्वाहिश जाहिर की थी PIA में सफर करने की, तो अगर उसका एक वर्स्ट कंडीशन हमने देखी और उस पर हमने तनकीद की है, तो आज अगर PIA ने भी कोई सक्सेस ली और PIA भी रिवाइवल कर रहा है किसी भी मद में, तो उसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो ताई साहब भी, कि हमें वो नहीं भूलना चाहिए कि अभी रहता क्या है हमारा, उसके बारे में जो एफर्ट है वो भी करने की जरूरत है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। इसके साथ ही सेगमेंट को क्लोज करते हुए दूसरे सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। नाजरीन, पाक में 19 साल और इससे ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीन लगाने का फैसला हो चुका है। मुल्क भर में 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला पहले से जारी है और अब कल से 19 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी। हमारा सवाल ये है कि कोरोना से निपटने के लिए क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त है? नासिब चुगताई साहब, पहले तो सबको जो पैनल में मौजूद हैं ओवर 19 उनको मुबारकबाद कि उनको अब वैक्सीनेशन मिल जाएगी, उनको टीका लग जाएगा। और मुझे यकीन है कि हम सब जाएंगे, क्योंकि अब हम अबव 19 तो हैं ना सब। अब वो अबव 80 के बाद की बात अलग है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जा रहे थे। बहुत से लोग इसलिए नहीं जा रहे थे कि उनकी उम्र का भांडा फूट रहा था। तो एक सबसे पॉजिटिव बात ये, और पहली बार मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि 18 साल तक वालों को अलाउ किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, तस्वीरें बनाएंगे और लगाएंगे। ये एक बहुत ज़रूरी काम था जो हमें करना था, और इस ज़रूरी काम को सप्लीमेंट करने के लिए हमें वैक्सीन चाहिए। हमें वैक्सीन बड़े पैमाने पर चाहिए। मुझे यकीन है कि इस पाबंदी के हटने के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे, वैक्सीनेट कराएंगे। शऊर बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, शहरों में तो शऊर बढ़ रहा है। शहर में तो लोग अब जा रहे हैं, और मतलब मिडिल क्लास के लोग भी हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग भी हैं, और लोअर मिडिल क्लास के लोग भी हैं। अब ड्राइवर्स भी जा रहे हैं, माली भी जा रहे हैं, ये लोग भी जा रहे हैं। तो हमें वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा एक संगीन मसला है कि सऊदी अरब में जो सूरत हाल बनी है वैक्सीन की ब्रांडिंग की, कि कौन सा ब्रांड चाहिए उनको, वो हमारे लिए इसलिए ख़तरनाक है कि हमारी अफरादी क़ुव्वत वहाँ जाने से रुक गई है। बातचीत चल रही है, खुदा करे बातचीत तय पा जाए। वो साइनोफार्म को नहीं मान रहे, वो चार नाम ले रहे हैं, और उसमें से एक हमारे पास आई हुई है, लगना शुरू हो गई है। तो देखते हैं कि किस तरह बात बनती है। लेकिन ये वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा, पाकिस्तानी वैक्सीन पाकवैक जो है वो बेसिकली साइनोवैक का वो है खाम माल है, उससे बनाई जा रही है, और ये बड़े पैमाने पर तैयार होगी। मेरा ख़्याल है अगले आने वाले वक्त में 30 लाख के करीब तैयार हुआ करेगी हर हफ्ते शायद ये। तो ये होगी, फिर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका 1 करोड़ 20 लाख टीके हमें मिलने हैं। ये सब मिल मिला के इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है यूँ है कि हम गालिबन थोड़ा थोड़ा करके, इंच करके टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। हम टारगेट से बहुत पीछे हैं, हम टारगेट से बेतहाशा पीछे हैं। लोग करोड़ों लगा चुके हैं, हम लाखों में। ठीक,
लोग करोड़ों में गा चुके हैं और हम अभी लाखों में हैं। डॉक्टर नाजिर महमूद साहब, एक तो आप रेकोडेक वाले मामले पे शायद कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपको देख नहीं सकी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर दीजिए और उसके बाद इस सवाल पे भी कमेंट कीजिए। हाँ, वो बात पीछे चली गई, लेकिन एक करेक्शन थी। असल में हम बात करते हुए कभी सहव हो जाता है, गलत चीज़ गलती से मुँह से निकल जाती है, हम कहना कुछ और चाह रहे होते हैं। हमारा चूँकि ऑडियंस देख रहा है इसलिए तस्वीर ज़रूरी है। हमारा शायद मलका एलिज़ाबेथ कहना चाह रही थी, उन्होंने मलका विक्टोरिया कह दिया कि उन्होंने PIA में सफ़र की। मलका विक्टोरिया 1901 में फौत हो चुकी थी और ये गालिबन मलका एलिज़ाबेथ की बात वो करना चाह रही थी। गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, तो लेकिन आई थी। चलें, तो खैर वो बात तो ख़त्म हुई। आगे जो आपका सवाल है कि क्या हुकूमत की ये हिकमत अमली दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, इससे दुरुस्त हो ही नहीं सकती। इसमें भी हमें खुश होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात कि देयर इज़ अ गुड न्यूज़ एंड देयर इज़ अ बैड न्यूज़। अच्छी खबर तो यही है कि जी हिकमत अमली अच्छी है, लोगों को वैक्सीनेशन देनी चाहिए, लेकिन इसका जो मनफी पहलू मैं देख रहा हूँ इस डेवलपमेंट का कि हम इतनी जल्दी 19 तक पहुँच गए। हमने अभी जो बड़ी उम्र के लोग थे उनको पूरी तौर पे वैक्सीनेशन नहीं हो सकी है। उसकी वजह क्या है? उसकी एक बुनियादी वजह, बेशुमार लोग ऐसे ज़ाती तौर पर हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, जो कि रिलक्टेंट हैं, हिचकिचा रहे हैं। उसके लिए हमें एक आगाही मुहिम बहुत बड़े पैमाने पे चलाने की ज़रूरत है, ताकि तमाम लोग जो कि 30 साल 40 साल 50 साल से बड़ी उम्र के जिन्होंने अभी नहीं लगवाई है उनको लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें खुशी तो हम मनाएं, लेकिन खुशी के साथ साथ उस आगाही मुहिम में कमी नहीं होनी चाहिए, लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है। ये एक बात। दूसरी बात ये कि ये हमारा सबक हमें लेना चाहिए कि ये तो शुक्र है कि ये हमारे यहाँ हाथ से नहीं निकली, यानी आउट ऑफ कंट्रोल ये वबा हमारे यहाँ नहीं हुई जैसे इंडिया में हुई या अमेरिका में हुई। उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों से बच गए। लेकिन देखें, हमें ये याद रखना चाहिए, और हमारे जो वजारत सेहत को मैनेज करते हैं, कि ये बात तहकीक से साबित हो चुकी है कि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नई नई वबाओं का इम्कान है, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उस पर मज़ीद हमें बड़े पैमाने पर खर्च करने की ज़रूरत है। अगर ये बीमारी खुदा न खास्ता हाथ से निकल जाती तो ना हमारे पास प्रॉपर वेंटिलेटर्स थे, हमारे अस्पतालों की हालत आप अभी भी देख लें। हमने कोरोना आने के बावजूद पिछले साल के बजट में हेल्थ की जो एलोकेशन थी बजट में वो हमने नहीं बढ़ाई, तकरीबन उतनी ही रखी। हार्डली हम 1 या 2% जो है वो हेल्थ पे खर्च करते हैं, जो आवाम के लिए कम है। तो इसमें सबसे बड़ा लेसन हमारे लिए ये है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो हमें आगाही देनी चाहिए लोगों को कि सब इस वैक्सीन को लगाएं। दूसरा, हमें जो डिसीजन मेकर्स हैं, हमारी फैसला साज ताकतें हैं, उनको चाहिए कि अगले बजट में हेल्थ के बारे में, हेल्थ का जो एलोकेशन है बजट, उसको बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए ताकि वो फैसिलिटीज़ बढ़ें। और अगर खुदा ना खास्ता कोई और वबा आती है तो हमारा मुल्क उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो और लोग मारे मारे ना फिरें जैसे इंडिया में हो रहा है। ठीक, जो इंडिया में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जवाद फैजी साहब, देखें, वही बात है जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया ना कि पहले जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, 60 वाले हैं, उन तक पहले पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें ख़ुद तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए आगाही मुहिम है, या जिस तरह मास्क के लिए और जिस तरह SOPs पे अमल के लिए फ़ौज को भी बुलाने की बात की थी खान साहब ने, और कौम से खिताब भी किया था। तो मेरा ख्याल है जो नहीं लगवा रहे उनकी लाइनें बनानी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद मैं समझता हूँ ये 19 बरस वाला भी फ़ैसला इतना बुरा तो नहीं, लेकिन शायद इसलिए भी है कि किसी मिनिस्टर की फैमिली की फ़ोटो ना आ जाए, जिस तरह NBC कह रहे थे ना कि सबकी तस्वीरें बनेंगी और वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि जब नौजवान लगवा रहे थे तो फिर स्कैंडल बनने शुरू हो गए थे, उससे भी बचा जाया जा सकता है। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि वहाँ से ये बात होनी चाहिए, मैं भी उधर ही आऊँगा, कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ वबाएं और आ जाती हैं, अल्लाह ना करे, उसके लिए क्या हम तैयार हैं? क्या फिर से हम दूसरे ममालिक की तरफ देखने लग जाएंगे और फिर हमारी कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं से जहाज़ आ जाएं और हमें आके कुछ चीज़ दे जाएं? क्या हमें ख़ुद उसके लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए? और मैं ये भी समझता हूँ कि जहाँ हेल्थ की बात हो ही रही है, तो आप, अभी मैं इश्तहारी मुहिम भी देख रहा था, टैक्स है, सिगरेट है, आपने जिस वजारत सेहत में एंटी टोबैको सेल ख़त्म कर दिया है, और वो जो पिक्चर होनी चाहिए थी सिगरेट के पैकेट पे, आप उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। तो आप किस तरह ये चाहेंगे कि आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे सेल बने हुए हैं, उनको ख़त्म कर दें और समझें कि लोग जो हैं
वो अपनी मर्जी से ही दिमागी तौर पे सेहतमंद हो जाएंगे, अच्छी चीज़ सोचेंगे, तो इस पे हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो सोचे। और 19 बरस वालों की भी अगर वैक्सीनेशन होती है तो बहुत अच्छी बात है, सबकी होनी चाहिए, लेकिन पहले उससे जो बड़े हैं उनको मेरा ख्याल है बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बतदरीज हम बढ़ते चले जाएं। यूँ ना हो कि हम एकदम से सारे ही दरवाजे खोल दें और हमारे पास चीज़ें उतनी मौजूद ना हो और बस सिर्फ लाइन ही लगी रहे और लोग कहने पे मजबूर हो जाएं जनाब बंदे बता दो छितर मारने में थे। ये काम जो है ना वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जो बातें हुई हैं बिल्कुल ठीक है कि हम बजट में हेल्थ पे पैसा डालें, हम हेल्थ पे बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि जो स्ट्रैटेजी है जिसको आप हिकमत अमली कहते हैं वो पार्टिसिपेटरी होती है। गवर्नमेंट जो है वो रूल बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, वो डिवाइसेस बनाती है। जैसे आप 19 साल की जिक्र कर रहे हैं, 40 साल का जिक्र हुआ, 45 साल का जिक्र हुआ, और जो लोगों के लिए वो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो उस पर अमल करते हैं। मैं जिस तरह इसको देखता हूँ, मुझे उस पर बड़ा अफसोस ये है कि हमारे यहाँ अभी तक जो रियलाइजेशन होनी चाहिए, जो अवेयरनेस, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो अपनी जिंदगी को खुद प्रोटेक्ट करने का भी जिम्मेदार है। उसके लिए उसको गवर्नमेंट की डायरेक्शन का इंतजार नहीं करना। गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज अवेलेबल करनी है जिसकी काफी बात हो चुकी है, लेकिन आज तक जो आप देखिएगा अगर निकल के, खास तौर पे अगर आप रूरल एरिया में चले जाएं, क्योंकि मैंने ट्रैवल बहुत ज्यादा किया है खास तौर पे पाकिस्तान के रूरल एरिया, वहां पे बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं है इस चीज की कि आपने वैक्सीन लगवानी है। वहां तो अभी तक इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि कोरोना कोई चीज है। जब आके उनसे बात करते हो कहते जी हमने तो पिछले हफ्ते अपनी पंचायत की थी, इतने सारे लोग बैठे हुए थे, हमने फलानी शादी की थी, फलाना मर्ग था, इतने सारे लोग बैठे थे, वो किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सो जो बुनियादी चीज जो आई है वो ये है कि आप लोगों को या तो कंपेल करें या वो जो आगाही मुहिम है उसको ऐसे चलाएं कि जो लोग जिनको लगनी है वो, या फिर ये है कि वो इसको एनफोर्स कर दे। जैसे अब एक तो एनफोर्समेंट आ गई है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, तो नेचुरली जिन लोगों ने ट्रैवल करना है वो तो लगाएंगे। तो यहाँ पे जो लैक है ना मेरी नजर में वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन। अभी तक पब्लिक 40 साल 50 साल पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। उसके लिए कोई रेगुलेशन बनाए अलॉन्ग विद, नेचुरली अभी इंडिया में ब्लैक फंगस आया, अब व्हाइट फंगस आ गया, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है उसको कम्बैट करने के लिए, तो ये चीजें हो सकती हैं। उसके लिए तो जरूरी तैयारी बहुत जरूरी है, अस्पतालों में भी इक्विपमेंट के भी हिसाब से, वैक्सीन से भी हिसाब से, लेकिन जो चीजें पब्लिक पार्टिसिपेशन की उनको आप कोई रेगुलेशन के तहत, कोई रूल्स के तहत, कोई फोर्स के तहत, क्योंकि एक आदमी जब बीमार होता है वो 4 को और बीमार करता है, सिर्फ वही बीमार नहीं होता। तो वो अगर आप उसको भी इंश्योर करेंगे, जो पार्ट है वो प्ले करना चाहिए ताकि कंट्रीब्यूशन सबकी अच्छी होनी चाहिए। हमारा आपकी तरफ मैं आऊंगी एनबीसी का कमेंट लेके। जी एनबीसी। हाँ मुख्तार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ पाबंदियाँ हमें लगाना होंगी। सऊदी अरब में या मिडल ईस्ट में अगर आप जाएँ तो वहाँ 7 से 8 पाबंदियाँ हैं। जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसका कॉलेज में दाखिला नहीं होगा, जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसको फ्री मेडिकल एड नहीं दी जाएगी, जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, उसको ट्रैवल टिकट नहीं मिलेगा, उसकी तैयारों में बुकिंग नहीं होगी। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं और जिनका इतलाक़ हमारे यहाँ भी होना चाहिए। और शनाख्ती कार्ड वगैरह जो हैं उन पर भी इसका अंदाज होना चाहिए कि ये वैक्सीनेटेड है या नहीं। और फिर मैं कहूँगा कि हमें एक बार गौर करना चाहिए कि हम कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं सर इतना कहूंगा कि अभी अब हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट ने इशू किए हैं ना, तो इसके साथ अब एक कदम लगा दें कि जो शख्स वैक्सीन नहीं लगवाएगा वो हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी नहीं ले सकता, या जैसे एनबीसी ने कहा कि आपका आईडी कार्ड नहीं बन सकता। जिस वक्त तक आप एनफोर्समेंट नहीं करेंगे ना उस वक्त तक पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है हमारा जी अग्री इस बात से तो कि आप जब तक इन्फोर्स नहीं करेंगे जब तक नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अवेयरनेस नहीं है। 60% आबादी जो हमारी है वो मेरा ख्याल है इतना नहीं जानती है चीज़ों को, इतना सीरियस नहीं ले रही है। मेरे सामने की मिसाल है कि अक्सर जो दही इलाके की खवातीन है उनको मैंने कहते सुना है कि जी पहले फ्लू और जुकाम हुआ करता था, अगर वो फेफड़ों में पानी चला गया तो
बंदा मर जाता था, आज इसको कोरोना का नाम दे दिया। ये स्टोरी है बकायदा जो इस पर बिलीव करते हैं वो लोग। तो अगर उनको अभी कोरोना की अवेयरनेस नहीं है तो आपको वैक्सीन की अवेयरनेस देने के लिए तो उनको बकायदा इन्फोर्स करना पड़ेगा, और उसके लिए आप कोई भी वेज और मीन्स अपना सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 19 तक की एज कर दी है, 19 से ऊपर की, तो ये तो चले अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने 60 से ऊपर के तमाम लोगों को चेक कर लिया कि वो हो चुके हैं? मेरे सामने ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एक डोज लगी है, दूसरी नहीं लगी। इनके पाकिस्तान में मैक्सिमम जो डोज लग रही है वो 2 वाली है। हमारे पास जो वैक्सीन मैक्सिमम आई हुई है, 1 शॉट वाली भी वैक्सीन मौजूद है, लेकिन मैक्सिमम वही लग रही है जिसकी 2 डोज है। 21 या 28 दिन के डिफरेंस से वो लग रही है। तो क्या ये इंश्योर हो चुका है कि जिनको 60 से ऊपर वाला पहला सेशन जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, तो क्या उनको दोनों डोज लग चुकी हैं? अगर एक लगी है उनको तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं। इसका मतलब है वो कभी भी शिकार हो सकते, कभी भी उनको दोबारा हो सकता है। इसका मतलब है आप अगर समझ रहे हैं कि 60 वाले हो गए, चलें जी अब उससे 40 ऊपर वाले आए, अच्छा जी वो भी हो गए, तो 2 हफ्ते बाद आता है कि 19 से ऊपर वाले। तो यूं ऐलान कर देने से तो फिर नहीं वैक्सीन लग जाती ना। आपको चेक करना पड़ेगा, चेक और बैलेंस के बगैर आपके पास रेशो नहीं आएगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वो स्ट्रेटेजी आएगी कि जी हमने पहले 60 से पहले के लोगों को लगा दिया है, यानी कि कह दिया कि लगा दे, 40 से ऊपर के कह दिया कि लगा दे, और अब 19 से ऊपर के कह दिया। चेक करना बहुत जरूरी है। ऐसे आपको बहुत से मिलेंगे। आई कैन एश्योर यू कि मेरा ख्याल है 40% के लोग अभी भी मौजूद हैं जो 60 प्लस है, उनको सेकंड डोज नहीं लगती है। ठीक है, पहले ये इंश्योर करना होगा कि जिन लोगों को पहले अलाउ किया गया था उनको दोनों डोजेज लग चुकी हैं, और उसके बाद हमें फर्दर लोगों के लिए ये फैसिलिटी को एक्सेसिबल करना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही एक ब्रेक देंगे, वापस आकर दीगर अहम मामलात पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, जहांगीर तरीन ग्रुप के बाद पीटीआई का एक और ग्रुप भी सरगर्म हो गया है। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप के 15 से ज़ायद अरकान पंजाब असेंबली ने एक इशाई में शिरकत की और अपने हलकों के मामलात हुकूमत से हल कराने की हिकमत अमली का जायजा लिया। हमारा सवाल ये है कि क्या बजट से काबिल हुकूमत के लिए मुश्किल दिन आने वाले हैं? क्या हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए? जवाद फैजी साहब। देखिए, मैं पिछले सेगमेंट से बात शुरू करूंगा। अवेयरनेस की बात की ब्रिगेडियर साहब ने भी, एनबीसी ने भी। मैं ये समझता हूं कि मैं भी आज ही अभी वैक्सीन लगवा के ही आया हूं और बाकी दोस्तों ने भी लगवाई है। तो हमें भी लोगों की अवेयरनेस के लिए आके बताना चाहिए कि हमारे अंदर दज्जाली सोचें कितनी आ रही हैं और हम क्या क्या सोच रहे हैं। ये जो हमारे मुआशरे में और स्पेशली सोशल मीडिया पे बड़े जय्यद बंदों की जो वीडियोस चल रही हैं ना कि इससे ये हो जाएगा, शैतानी काम बढ़ जाएंगे, इस पे भी हमें भी, मेरा भी ये फ़र्ज़ है और हमारा भी फ़र्ज़ है कि उस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। अब आपने कहा हम ख्याल और तरीन ग्रुप, ये 99 के मैं वाक़े से बात शुरू करूँगा जब मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा जमा लिया और मुस्लिम लीग नून के अंदर उस वक्त मुख्तलिफ़ लोगों ने सर उठाए। सिकंदर याद मल्ली थे, खुर्शीद महमूद कसूरी थे, ये हुमायूं अख्तर थे, उसमें सईद अकबर नवानी भी थे, और ये बैठे हुए थे कि आइंदा के लिए हमने अब करना क्या है। तो ये पहली दफ़ा हम ख्याल का जो लफ्ज़ आया वो इस बंदा नाचीज़ की ख़बर में ही सामने आया और उसके बाद फिर चल गया ये। अब मैं देख रहा हूँ कि अभी अभी हम ख्याल के नाम से पहले जहांगीर तरीन साहब के दोस्तों के भी उनके हम ख्याल थे, अब फिर एक नया ग्रुप है जो हम ख्याल है। ये हर दौर में हम ख्याल होते हैं, क्योंकि जब आप 3 बरस गुजर जाएंगे ना वो हलकों का कोई काम होगा, ना तरक्याती बजट मिलेंगे, ना उसमें कोई ठेके होंगे, ना सड़कें बनेंगी और ना कोई ऐसे मसाइल हल होंगे, तो उसमें वो लोग जो बल्ले के निशान पे अपनी तरफ से छक्के लगाने आए थे अवामी मसाइल को हल करने के, वो तो कोई नहीं लग सका, बल्कि सिफर पे आउट हो रहे हैं 3 साल में। लिहाजा अब ये बेहतरीन मौका है उनके पास कि वो अपने मतालबात सामने रख सकें और थोड़ा सा प्रेशर डेवलप कर सकें। बजट मेरा ख्याल है हो जाएगा, उनकी फटाफट यकीन दानियाँ उनको करा दी जाएंगी कि आपका ये भी मान लिया, ये भी मान लिया, ये भी मान लिया। लेकिन बजट के बाद अगर बजट हो जाएगा, अगर नहीं होता तो बजट के बाद फिर सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुकूमत के लिए वो तंग करने वाली होगी और कई ग्रुप मज़ीद, मैं लाहौर में हफ्ता रहा हूँ, कई ग्रुप मज़ीद सर उठाएंगे। और चोई निसार साहब के पीछे पीछे भी आज मैं देख रहा था कुछ MPs थे जो PTI के थे, लेकिन वो चाह रहे थे चोई साहब कोई बता दें कि करना क्या है। ठीक है, नासिर चुगताई साहब। देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी दीवार से जब एक ईंट निकल जाती है तो दूसरी ईंट को निकलने के लिए खुद रास्ता मिल जाता है। और मेरा ख़्याल है हर पाकिस्तान की
सियासी पार्टी के साथ यही कुछ हुआ है कि ईंट पे ईंट निकलती है कि फिर आखिर में दीवार आधी रह गई, उसे हमने आसार कदीमा करार दे दिया। हालात सूरत हाल है। दूसरा ग्रुप पे आप बता रहे हैं आ गए हैं, पहला ग्रुप भी अभी एक्टिव ही है और बिल्कुल सही कह रहे हैं जवाब साहब कि बजट तो निकल जाएगा, बजट तो पास हो जाएगा, लेकिन उसके पास होने से पहले पहले कितना काम हो जाएगा ये भी देखें ना आप, क्योंकि अभी जो जहांगीर तरीन ग्रुप है ये तो मराहत ले चुका है चीफ मिनिस्टर पंजाब से, जो लीलां थी उसको, तबादलों का मसला था, तकरीरों का मसला था, सड़कों वड़कों का मसला था, वो बेचारा दे चुका है शरीफ आदमी। लेकिन जाहिर है वो कह रहे हैं हमारा ग्रुप कायम है। कल मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन साहब की अली ज़फ़र से और शहजाद अकबर साहब से, कई घंटे की मुलाकात हो रही है, उसकी रिपोर्ट भी गई है प्राइम मिनिस्टर को। अली ज़फ़र कहते हैं मेरी रिपोर्ट का ताल्लुक ना शुगर स्कैंडल से है और ना शुगर की पैदावार से है। ये जहांगीर तरीन साहब के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत पर मैंने बात की है उनसे और इसकी रिपोर्ट मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा। और ये तहरीक इंसाफ का ज़रूरी मामला है, बाहर नहीं आएगा ये सूरत हाल है। उसके बाद मलिक रियाज कहते हैं, राजा रियाज कहते हैं कि हमारा ग्रुप तो कायम है, बाकी हम दोस्त हैं, और ये पुराना उनका रवैया है। अब जो नया ग्रुप आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्या एजेंडा लेके आ रहा है, उसके अपने मसाइल क्या हैं, उसके मसाइल भी वही होंगे जो सिंध में और पंजाब में और दूसरे इलाक़ों में MPs के होते हैं आमतौर से। सिंध ज़रा मुख्तलिफ सूरत हाल है, सिंध में ज़्यादा डिवीज़न है और पंजाब में इतना कम है। तो मेरा ख्याल ये है कि ब्लैकमेलिंग होगी, हो रही है, ग्रुपिंग होगी और मज़ीद होगी, और बजट के बाद शायद कुछ आपको शक्ल नज़र आएगी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मेरा ख्याल ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये एक शख्स की इनएफिशिएंसी से रिलेट करती हैं, और वो है चीफ मिनिस्टर पंजाब, क्योंकि उनका ना तो विजन है ना उनकी सोच है और उन्होंने जिस तरह अपने गिर्द जो लोग बिठाए हुए हैं वो उन्होंने उनको अनअप्रोचेबल बना दिया। अभी जहाँ तक आप इस ग्रुपिंग की बात कर रही है तो वो तो पहले बात हो चुकी, जवाब साहब ने की, नासिर साहब ने की, कि जिस वक्त लोगों के हल्कों में काम नहीं होंगे और उन लोगों ने आगे इलेक्शन भी लड़ना है, अगला इलेक्शन भी लड़ना है, तो उनकी नजरें इस बात पे भी है कि हम अगला इलेक्शन भी जीते, तो साफ जाहिर है कि उनके ग्रीवेंसेस फिर बढ़ेंगे। लेकिन अगर उसको पॉलिटिकली पहले हैंडल किया जाता है इन चीज़ों को, तो मेरा ख्याल में, और आपके पास कोई ऐसा विजनरी, ऐसा कोई इफेक्टिव किस्म का चीफ मिनिस्टर होता पंजाब के अंदर, तो ये चीज़ें डिवीजन में ना जाती, ये रिकंसिलिएशन में चली जाती। अब आप ये कहें कि काम नहीं हो रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर के जाती तो सारे काम हो रहे हैं, बल्कि वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ें जो है ये, और वो जो इनएफिशिएंसी है, वो जो इनेप्टनेस है, वो जो नॉन अटेंटिव, उनको इमरान खान साहब एड्रेस करने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा बात है, वो तो बात चलेगी, वो खोलेगी उस वक्त जिस तरह इनकी हुकूमत नहीं होगी कि चीफ मिनिस्टर ने क्या किया और कौन से गुल खिलाए हैं। तो मेरा ख्याल ये तमाम चीजें जो है ये नेचुरल हैं। जो फिनोमेनल पॉलिटिकल लैंडस्केप एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन फंक्शनल पॉलिटिकल लैंडस्केप पंजाब के अंदर, जहाँ पे कूड़ा भी अभी तक नहीं उठा, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती है जो एक नॉर्मल रूटीन में होती है और वो नहीं हो रही, तो फिर गवर्नमेंट की पार्टी के अंदर ग्रुपिंग तो लाजमी एक अमर हो जाता है ना। उसका मेरा ख्याल बजट से तो कोई ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक है उनके उसकी ग्राउंड्स मौजूद हैं ऑलरेडी। डॉक्टर हमारा जी, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, इन्होंने शायद बहुत कम रोल प्ले किया है एज ए चीफ मिनिस्टर भी, और मेन सूबा है पंजाब और उसकी जो सियासत है वो बाकी तमाम सियासत जो मुल्क की, उस पर भी असरअंदाज हमेशा होती रही है। अगर आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री उठा लें तो जो ग्रुपिंग वाली बात है, सबसे ज्यादा ग्रुपिंग जो है, जो बाकी भी प्रोविंसेस में ग्रुपिंग हुई है, लेकिन जो पंजाब की ग्रुपिंग है उसने पार्टी को हमेशा इफेक्ट किया है, किसी भी पार्टी में अगर हुई है पंजाब से। तो ये चीज चीफ मिनिस्टर साहब के उस पर भी आती है। और दूसरा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं अग्री करती हूँ इस बात से कि अपने उनके काम सारे चल रहे हैं। मतलब होता है कि अगर आप बोले मासूम है तो आपको अपने भी नहीं आने चाहिए काम। आपको जो सेक्रेटरी तंग करता है आप उसकी कंप्लेन भी ऊपर से ऊपर और ऊपर तक पहुंचाते हैं, और वो फिर चेंज भी हुए हैं उनके सेक्रेटरीज। ब्यूरोक्रेसी की बात कर रही हूँ मैं।
और आपने जो डिमांड अपने इलाके की चीज़ों के लिए की है वो अगर आपको नहीं वफाक से मिली है तो आपने वो साउथ पंजाब से, मैं आपको पर्टिकुलर मिसाल दे देती हूँ, सारी साउथ पंजाब में चलने वाली जो एक्सपो बसेज हैं, साउथ पंजाब एक बड़ा मार्जिनलाइज सा एरिया है, वहाँ पे चलने वाली जितनी भी बसेज हैं, एक्सपो बसेज जो है, वहाँ पे बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना था और लोग बड़े उससे खुश हुए थे, दही इलाकों से स्पेशली। वो सब बसेज इन्होंने, स्टेशन सारे साउथ पंजाब में बने हुए सब बसेज इन्होंने तौसा शरीफ मंगा ली हैं। अब उसकी डिमांड इन्होंने प्लेस की और वो नहीं वफाक से इनको मिली है तो इन्होंने ये किया, तो अपने भी सारे काम चल रहे हैं, तो इसलिए इनका बड़ा रोल है जो ये अदा कर सकते हैं और इनको करना चाहिए। इमरान खान साहब ने क्रिकेट में जब जब किसी प्लेयर को लेके आए हैं और उसकी मुखालफत हुई है कि ये नहीं परफॉर्मेंस दिखाएगा, लेकिन उसने बाद में दिखाई है, ये उनका विजन था, लेकिन इस प्लेयर को इतने 3 साल ये प्लेयर चल नहीं पा रहा अभी तक। जी ठीक है डॉक्टर नाजिर महमूद साहब। ये मंसूर अख्तर है सलमा कौसर। मंसूर अख्तर तो बेहतर थे मेरे ख्याल है। अच्छा, मेरा जवाब हाँ में है। मेरा जवाब हाँ में है कि बुरे दिन आ सकते हैं, और वो क्यों आ सकते हैं उसको ज़रा सा देखना पड़ेगा। देखें, ये एक तो बात अभी कही गई कि ये जो चीफ मिनिस्टर का चॉइस था, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं था, और अगर हम ये कहते हैं कि जी विजन नहीं है बुज़दार साहब में, तो वो उनके विजन पे भी सवाल उठ जाते हैं जिन्होंने बुज़दार साहब को मुंतखब किया। और पंजाब जैसा सूबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जिसकी 10-12 करोड़ की आबादी है, और 10-12 करोड़ की आबादी इतनी होती है, दुनिया में सिर्फ 10-12 ही मुल्क हैं जिनकी आबादी 10-12 करोड़ से ज़्यादा है। तो इतने बड़े सूबे को इस तरह से किसी के हवाले कर देना बगैर सोचे समझे, इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है पीटीआई को भी, और खान साहब के विजन पे भी सवालात उठे हैं। अच्छा, अब ये इसके साथ साथ एक और चीज़ जो वाजे हो रही है, वो जो खान साहब कहते रहते हैं कि जी वो मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, ये मुसलसल अब एनआरओ दे रहे हैं। यानी इन्होंने राजा रियाज ग्रुप को एनआरओ क्या होता है? एनआरओ जैसे खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब के, एनआरओ का मतलब है मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अच्छा, जब आप ब्लैकमेल होकर कोई काम करते हैं तो आप एनआरओ देते हैं। तो अब ये जब अगर इतनी ही उसूली की और नजरियाती सियासत थी तो इनको जहांगीर तरीन ग्रुप के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए थे, उनकी बातें नहीं मननी चाहिए थी, उनको एश्योरेंस नहीं देनी चाहिए थे। तो ये एनआरओ हो गया ना, जो कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, वो एनआरओ दिया। अब ये दूसरा एनआरओ देने जा रहे हैं। ये जो अगला ग्रुप जो आया है, इस ग्रुप में कौन लोग हैं? 3-4 लोग हैं तो कई एक, लेकिन जैसे पिछले ग्रुप में हमने देखा कि राजा रियाज साहब हैं, नवानी साहब हैं, बख्तर और खुशाब के एनआरओज दिए जा रहे हैं बार-बार। तो ये जो ग्रुप है ये अल्टीमेट सी बात है। ये जो ग्रुप है इसमें सरदार शहाब हैं लिया के, वो साउथ पंजाब के हैं, फिर खोसा साहब हैं डेरा गाजी खान के। तो ये सारे लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि इनको एनआरओ दिया जाए, यानी इनकी बातें मानी जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुझे एक ब्रेक की जाने बस आकर दीगर मामलात पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में किसी एक दिन में आज सबसे ज्यादा कारोबार हुआ है। सवाल यह है कि क्या पीटीआई हुकूमत ने मईशत को तरक्की के रास्ते पर डाल दिया है? डॉक्टर नाजिर महमूद साहब, मुख्तसरन। जी बिल्कुल नहीं डाला है, जवाब मेरा नफी में है। अगर वाकई तरक्की की उस पर डाल दिया होता तो अभी चंद दिन पहले जाकर ये जो ज़कात और फितराना सऊदी अरब से लेकर आए हैं, पाकिस्तान को उस लेवल पर पहुँचा दिया है। पीछे बैनर लगा हुआ था जब ये खान साहब वहाँ गए थे, मुराद सईद साहब मौजूद थे, और अरबी ज़बान में लिखा हुआ था ज़कात फितराना। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम उस लेवल पर पहुंच गए हों। आम लोगों को तो किसी को ज़कात दे सकते हैं, लेकिन बहैसियत एक मुल्क के ज़कात और फितराना देना ये कभी नहीं हुआ। मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं डाला है। उसके इंडिकेटर सिर्फ ये स्टॉक एक्सचेंज उसका इंडिकेटर नहीं है, और दूसरे बहुत सारे इंडिकेटर। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। असल में ज़कात और फितराना तो हर साल आता था, लेकिन बाद में ज़कात और फितराना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं आता था। खजूरें भी आती थी, गोश्त भी आता था, उसमें कोई हुकूमत की महल फंक्शनिंग का ताल्लुक नहीं है। हम उसको व्यू इस तरह कर रहे हैं। हर साल फितराना आता था, हर साल फितराना आके लोगों की जेब में भी जाता था, ज़कात भी जाती थी। कहे तो कोट कर दूं, उस ज़कात से बाहर के ट्रिप्स भी होते थे, कहे तो कोट कर देता हूँ। लेकिन ये चीजें भारत, ये एक डिफरेंट चीज है। मैशत जाता है, मेरा जो ताल्लुक है ना वो है कि जैसे गरीब आदमी को सस्ती चीज मिलेगी ना, और मुर्गी की कीमत 500 रुपए नहीं होगी और अंडा 250 रुपए पे नहीं जाएगा, उस वक्त मैं समझूंगा कि पाकिस्तान की मैशत जो है वो क्यों मैक्रो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन माइक्रो। ठीक है, नासिर बेग चुगताई साहब। स्टॉक एक्सचेंज जाहिर है बताता है आपके कि आप किधर जा रहे हैं। 55,000 था नवाज शरीफ के ज़माने में, 3 साल तक 28 से 35 के दरमियान रहा, आज 46 के ऊपर पहुंचा है। एक अच्छी चीज़ सामने आई है, लेकिन बात यह कि अब महंगाई कितनी कम हुई है।
आवाम का को रोज़गार कितना मिला है, गुड गवर्नेंस किस तरह हो रही है। अगर वीट की बम्पर क्रॉप हो रही है तो क्या हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे? प्राइम मिनिस्टर ने पिछली बार भी एक्सपोर्ट कराया था, उससे पहले भी चीनी एक्सपोर्ट कराई थी। ये देखकर आदाद शुमार देखकर कि बहुत ज़्यादा अच्छी फसल हुई है, बाद में बताया गया, मुझे तो गलत बताया गया, फसल तो अच्छी हुई नहीं थी और मुझसे सामान एक्सपोर्ट करा दिया। तो ये गलतियाँ भी हमें देखनी होंगी। लेकिन मजमूई तौर पर हम देखें तो बम्पर क्रॉप हो रही है गंदम की। कपास को हमें इंपोर्ट क्यों करना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम कपास इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, हम दूसरी चीज़ें खाने का सामान क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। ये एक अजीब गरीब सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है अभी हम उस सिम्प में नहीं गए हैं। ठीक है डॉक्टर अमारा। जी, हम उस रोड पे तो चल गए हैं जिस रोड को कह सकते हैं कि वो हमें लीडिंग टुवर्ड सक्सेसफुल प्रोग्रेस लेके जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि आप कराची के रोड पे चढ़ जाओ और क्या मैं कराची बस पहुंच गया हूं, तो ऐसा तो नहीं होता है, पहुंचे तो नहीं है, लेकिन हाँ वो रोड जरूर हमने पकड़ ली और उसके इंडिकेटर बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और ये बात ठीक है कि फितरानी वाली बात जो है ये तो हमेशा से आती नहीं, पहले जेबों में जाती थी, अब चले हमारे खजाने में तो गई है ना। और दूसरा ये अभी हम बात कर रहे थे, ये जो रेकोडिक की बात की और ये पीआईई की बात की, हमने भी खुद इंडिकेटर्स पे एक दो इंडिकेटर्स पे बात की और कोरोना का जो इशू इस गवर्नमेंट में आया उसको किस तरह डील किया उसकी वर्ल्ड ने बात की। पाकिस्तान तीसरे चौथे नंबर पे आया। तो इंडिकेटर्स तो हैं जी, और भी बहुत से इंडिकेटर्स। ठीक है जवाद फैजी साहब। देखिए, पहले बात हो गई है, जिस दिन महंगाई ख़त्म हो जाएगी, जिस दिन लोगों के गरीबों के चूल्हे जलते रहेंगे, चलते रहेंगे, तब तक तो मैं नहीं समझता। और वैसे भी जब अदालतें ये फैसले दे रही हों कि एक्सपोर्ट रोक दी जाए, मुर्गी इतनी महंगी हो गई है, तो अदालतों ने अगर ये सारे फैसले कर लिए हैं तो फिर हुकूमतें किस काम के लिए होती हैं। और आखिर में मैं एक जुमला ज़रूर कहूँगा कि मुझे लगता है कि खान साहब को आज भी किसी ने कह दिया होगा, खान साहब शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है 100 साल गीदड़ की ज़िंदगी से, एक दिन ही काफ़ी है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर चले जाना। चलें ठीक है, आपके ख्याल में एक दिन काफ़ी है कि स्टॉक एक्सचेंज ने अच्छा बिजनेस किया है। डॉक्टर अमारा और ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि ये अच्छा इंडिकेटर है और मईशत की तरक्की के रास्ते पर हम आ चुके हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही वक्त ख़त्म हुआ। न्यूज़ मेकर से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।